हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट क्लास में किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आज हम करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, क्यों करते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं एट्सेट्रा। तो हम शुरू करते हैं। Balanced chemical equation. Balanced chemical equation is that equation in which number of atoms of each element on the two sides of the equation are equal is called balanced chemical equation. For example, zinc plus H2SO4 gives zinc sulfate plus H2. Here if we will check out that here the number of zinc atoms is only 1. इस साइड भी जिंक एटम एक ही है। इधर हम चेक करेंगे SO4 इधर एक है, इधर भी SO4 1 है, H2 2 हैं और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन 2 ही हैं। मीन्स यहाँ पे दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट्स की साइड्स पे भी और प्रोडक्ट की साइड पे भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन in which the number of atoms on both sides are equal is known as the balanced chemical equation. Next is unbalanced chemical equation. The equation जिसके अंदर number of atoms different elements के, वो एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, are not equal. ठीक है, वो क्या है, वो इक्वल नहीं है दोनों साइड्स पे। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, unbalanced chemical equation. Now we have to balance this type of chemical equation. हमें इस टाइप की इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स जैसे हमने अभी चेक करा था जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन में कि दोनों साइड्स पे जो एटम्स थे, नंबर ऑफ एटम्स थे, वो इक्वल थे। तो बैलेंसिंग का मीनिंग क्या हुआ कि हमें दोनों साइड्स पे एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं उनको इक्वल करना होगा। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, सो आइदर बाय स्टार्टिंग विद द बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड विद द बिगेस्ट फॉर्मूला। मतलब दो तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट हो जाएगा कि जो किसी इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा, बिगेस्ट फॉर्मूला होगा, उससे स्टार्ट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, फिर हम आगे वाले एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। या फिर हम शुरू कर सकते हैं एलिमेंट्स विच अकर्स एट मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब जो सबसे कम जगह पे आए हैं उसको हम पहले बैलेंस करें। सो दिस इज डन। इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग। जो उस इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला होगा या सिंबल होगा, ठीक है, उसको हम किसी छोटे नंबर से, होल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। सो उन होल नंबर्स कोफिशिएंट्स के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस टाइप के मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन्स हमें बार बार ट्राई करके देखना पड़ता है कि जो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, सो नीड ऑफ बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन। अब पूछे भाई क्या ज़रूरत पड़ गई हमें बैलेंसिंग की, क्यों हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे, जाएंगे 9th क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास है हर जितने भी ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, वो इक्वल होना चाहिए टू द मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट। तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब है हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं। तो स्टेप, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के। सो वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कंबशन। कंबशन का मीनिंग क्या होता है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंबशन किसका लेना है, मीथेन का, इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कंबशन हो रहा है मीथेन का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और क्या बन के निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
ठीक है। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1 इज राइटिंग द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। जो हमें इक्वेशन दी गई थी ऊपर, उसको हमने किस में लिखना है, वर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे मीथेन डायरेक्ट उठाया, मीथेन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज वर्ड इक्वेशन। हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था। नेक्स्ट इज स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मीन्स इसी इक्वेशन को हमने फॉर्मूले की फॉर्म में राइट डाउन करना है। ठीक है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4 प्लस में ऑक्सीजन O2 गिव्स CO2 प्लस में H2O। सो दिस इज द स्केलेटल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमने ये सिलेक्ट करना है कि सबसे कम मिनिमम टाइम्स कौन सा एटम आ रहा है दोनों साइड्स पे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो सी वो 1 टाइम इधर है, 1 टाइम इधर, यानी कि 2 टाइम्स हुआ। हाइड्रोजन 1 टाइम इधर, 1 टाइम इधर, 2 टाइम्स हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 टाइम, 2 and 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम्स है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वो 2 टाइम्स हैं और ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। इट मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कमिंग एट द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस या मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस इक्वेशन। ठीक है। तो फर्स्ट हमने एलिमेंट को उठाया कि कौन सा एलिमेंट हमें देखना है। तो यहाँ पे 2 एटम्स हमें मिले हैं जो कि कम नंबर ऑफ प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे अब कि C है वो इधर 1 है, C इधर भी 1 है, इट मीन्स C इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। C क्या है, हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन इधर 4 हैं और इधर क्या है, 2 हैं। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस साइड। मीन्स हम यहाँ पे H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट द इक्वेशन अगेन। तो यहाँ जब इक्वेशन को लिखेंगे तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस में 2H2O। मतलब हमने यहाँ इस साइड पे H2O को 2 से मल्टीप्लाई करा। अब जो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों को हमने बैलेंस कर दिया। इसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन पे। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में हमने क्या करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को। सो देयर आर, अगर यहाँ चेक करेंगे तो इस साइड पे भी क्या है, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं राइट हैंड साइड में एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में अगेन। सो इसको फिर से बैलेंस करने के लिए हमें जो O2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, CH4 2 से मल्टीप्लाई करा ऑन राइट हैंड साइड, इधर CO2 एंड 2H2O। अब हम चेक करेंगे 5th स्टेप क्या होगा, चेक दी करेक्टनेस, कि हमने जो बैलेंसिंग करी है क्या वो ठीक है। ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के उसको चेक करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ नेम ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है। तो नेम ऑफ एटम यहाँ पे कितने टाइप ऑफ एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 है। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, यहाँ पे दोनों साइड्स पे 1 and 1 है। हाइड्रोजन भी बोथ साइड्स पे 4 and 4 हो गया है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी 4 and 4। मीन्स इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जैसे N2 प्लस H2 है, उससे हमें NH3 मिला, अमोनिया। Fe plus H2 gives Fe3O4 plus H2, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। तो इनको ट्राई करना और कोशिश करना कि ये बैलेंस हो जाए, चेक करना इसी तरीके को अप्लाई करके। ठीक है। नेक्स्ट आर दी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने पढ़ा कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो नेचर होता है किसी भी रिएक्शन का, कि वो किस टाइप से रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, उसको उसके बेसिस पे जो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन जैसे नाम ही बता रहा है कि कंबाइन, मतलब कोई चीज़ें कंबाइन होंगी और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगी। तो जो रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे एक नए सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CaO क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेग्ड लाइम। तो यहाँ पे हमने 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करा, दैट इज क्विक लाइम एंड वाटर। तो हमें क्या मिला वहाँ पे, स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए, मतलब घरों में पेंट वगैरह करने के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होएगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस में निकलेगा वाटर। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो दीवारें होती हैं उनमें शाइनिंग फिनिश आती है, ठीक है, एक शाइनिंग फिनिश आ जाती है, दीवारों में चमक आ जाती है। कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि कोक को हम अगर बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और प्लस लाइट हमें देता है। इसी तरीके से H2 प्लस O2 करते हैं तो हमें वाटर मिल जाता है। सो ये क्या है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगी हमारी, एक्सोथर्मिक होंगी, एक्सो मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, बाहर निकल रही है, क्या चीज़ निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब जिसमें हीट रिलीज होगी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हम प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे अगर उसमें से हीट रिलीज हो रही है, सो दैट इज आवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जब कोक है, सॉरी ये मीथेन है, मीथेन को जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न कर रहे हैं तो हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्लस में इसमें निकलेगी हीट, ठीक है, यहाँ से हीट भी बाहर निकलेगी। इसी तरीके से रेस्पिरेशन है, अगर आप रेस्पायर करते हैं, इनहेल करने के बाद जब एक्सहेल करेंगे तो अगर आप अपने नाक के सामने उंगली रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, गर्म हवा बाहर निकलती है, मीन्स जो हवा बाहर निकली है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसी तरीके से जब डिकम्पोज होती हैं चीज़ें, जब हम डिकम्पोज करवाते हैं किसी भी चीज़ को तो उस टाइम पे वो चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, यानी कि वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट मीन्स अगेन नाम बता रहा है कि डीकम्पोजिशन मतलब कंपोजिशन का टूटना, किसी एक कंपाउंड का टूट जाना अदर सब्सटेंसेस में। एक सिंगल सब्सटेंस है जो ब्रेक्स होएगा टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस, जो हमें क्या देगा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस देगा। अब ये 3 तरीके की हो सकती है। 3 तरीके के कैसे, कि भाई जो कोई भी चीज़ है, कोई भी रिएक्शन है, अगर हमने उसको ब्रेक करना है, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना है तो हमें क्या होगा, हीट एनर्जी अप्लाई करनी होगी। अब वो क्या हो सकती है, हम उसको हीट दे के भी तोड़ सकते हैं, दूसरे तरीके होंगे। तो फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट डिकम्पोजिशन, हीट को यूज़ करके किसी एक सब्सटेंस को 2 नए सब्सटेंसेस में ब्रेक करने को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको हीट देंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, जब इलेक्ट्रिक करंट हम देंगे किसी रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर है, अगर हम इसको हीट डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉयल होएगा, इसके एटम्स में ब्रेक नहीं होगा, एलिमेंट्स में ब्रेक नहीं होगा, तो इसको तोड़ने के लिए हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि डीसी करंट पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाली जो प्रोसेस होती है वो करवाते हैं। उसके बाद हमें एनोड एंड कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो सेकेंड मेथड हो गया इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मेथड। नेक्स्ट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक, फोटो जैसे कह रहा है कि सनलाइट, ठीक है, लाइटिक मीन्स अगेन टूटना, तो कैरिड आउट बाय द लाइट। वो रिएक्शंस जो सनलाइट की या लाइट की प्रेजेंस में होंगी, टूट जाएंगी, उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल 2AgCl इन द सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में ब्रेक होगा, ठीक है। इसी तरीके से AgBr है, वो भी किस में टूट जाएगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Ag एंड Br2 में टूट जाएगा। तो ये जो 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स खींचते थे पहले, उसमें ये दोनों मटेरियल्स यूज होते थे, AgCl एंड AgBr उसमें यूज करा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स देना, थर्मिक मीन्स हीट, तो जिसमें हम हीट एनर्जी को देंगे, मतलब किसी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की,
ठीक है, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। मतलब जो अभी अभी हमने देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरीके से तोड़ी जाती है, किससे, थर्मल से, इलेक्ट्रोलाइटिक से और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब 3 तरीके से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी है, मतलब हमने किसी ना किसी तरीके से उसको एनर्जी दी है कि कोई जो सिंगल कंपाउंड था वो टूट जाए, है ना। तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शंस हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुई। मीन जो हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़े हैं वो सारे किसके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की हैं। मतलब सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे नाम ही कह रहा है कि भाई डिस्प्लेस करना है, हमने किसी एक चीज़ को हम डिस्प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। किसी एक केमिकल रिएक्शन में जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमें मिलेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मीन्स यहाँ पे पहले सल्फेट के साथ में कॉपर था, लेकिन आयरन ने इसको डिस्प्लेस करा और खुद जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे FeSO4 बना लिया, Cu को बाहर निकाल दिया। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कोई एक ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं और उसके अंदर हम डिप करवाते हैं आयरन की नेल्स। जब कुछ टाइम के बाद जब हम देखेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, जो आयरन की नेल्स होंगी वो ब्राउनिश इन कलर हो जाएंगी। ठीक है, ये कैसी हो जाएंगी, ब्राउनिश इन कलर। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो उसका जो ब्लू कलर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या दिखा हमें, इसे ये देखा कि भाई जो आयरन था उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया और खुद जाके अपना सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, जैसे जिंक प्लस CuSO4, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके अपना सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ऊपर डिस्प्लेसमेंट थी, मतलब एक एटम था जो दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे क्या होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, एक जगह मतलब क्या होगा कि एक एटम, जैसे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, सिर्फ ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे। मतलब बेरियम सल्फेट बन गया एंड सोडियम क्लोराइड बन गया। मतलब सोडियम की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे बेरियम आ गया और बेरियम की जगह पे क्या आ गया, सोडियम आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन। जो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें एक वाइट सब्सटेंस बनता है। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, वो रिएक्शंस जिसमें विच प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट, वो रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट प्लस Ki गिव्स हमें लेड आयोडाइड एंड KNO3। ठीक है, तो इसमें भी जो ये चीज़ है लेड आयोडाइड है, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और जो KNO3 है उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट है, कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी मेटल है या कोई भी नॉन मेटल है वो कैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस करती हैं या कैसे वो करेंगी। तो उसके लिए एक सीरीज़ होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो मेटल्स को अगर हम अरेंज कर देते हैं कि पहले जैसे हमने लिखा है यहाँ पे पोटाशियम है, पोटाशियम क्या होएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर बेरियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है। मीन्स हम डाउन साइड जब आ रहे हैं तो डाउन साइड पे क्या होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो क्या होती जा रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा, जो मेटल्स हैं अबव इसके हाइड्रोजन के हैं, तो जो अबव देन हाइड्रोजन है वो एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती हैं, एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती हैं। लेकिन जो नीचे हैं इसके, ये वाली जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, और जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर पाएगा लेस रिएक्टिव मेटल को किसी भी रिएक्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो Cu plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CO
इसी तरीके से इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर यहाँ पे जैसे CuO था, हमने हाइड्रोजन ऐड करा तो क्या बना, Cu प्लस में H2O, यहाँ से क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, सो इट इज रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये हमेशा साथ साथ होती हैं। मतलब अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो रिड्यूस होगा। ये दोनों रिएक्शन है वो साथ में चलेंगी, तो इसीलिए इन रिएक्शंस का एक नाम है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इनको कंबाइन हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। अगर हम यहाँ चेक करेंगे H2 के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से CuO में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब एक और चीज़ है कि जो सब्सटेंस जहाँ पे रिडक्शन होगी उस वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन होगा, जो ऑक्सीजन को देगा या फिर हाइड्रोजन को लेगा। तो यहाँ पे CuO था, CuO ने क्या करा, अपना ऑक्सीजन लूज करा है, दैट्स वाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। जो हाइड्रोजन है हमारा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन को देगा या ऑक्सीजन को लेगा। तो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को ऐड करा है, ऑक्सीजन को ऐड करा है तो ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो हमने ये रिएक्शंस पढ़े या जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या, डेली लाइफ पे क्या असर होता है। ठीक है, क्या इफेक्ट है हमारा डेली लाइफ पे। तो फर्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी मेटल है उसको अटैक करा जाता है बाय एनी सब्सटेंस अराउंड इट। वो अराउंड इट मतलब जैसे कोई आयरन का गेट है या कोई आयरन का नेल है, जब वो पेंट नहीं करा जाता तो उसको कुछ टाइम के बाद उस पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। सच एज उस पर मॉइस्चर लग जाती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है या किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है तो जो चीज़ें होंगी आयरन से बनी हुई वो ख़राब होंगी, यानी कि रस्ट उस पर लग जाएगा। एक रेडिश ब्राउन की कोटिंग आ जाती है उस आयरन पे, दैट इज नोन एज रस्ट। ठीक है, जो अदर मेटल्स होती हैं वो भी होती हैं, उन पे भी कोरोजन लगता है, जैसे कि एल्यूमिनियम है। लेकिन एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम है उसका जो कोरोजन होता है वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसका जो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्यों बेनिफिशियल होता है कि जैसे ये कोई हमारा एल्यूमिनियम का यूटेंसिल है, इसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम ने रिएक्शन करी तो ये बन गया Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब क्या होएगा कि बाहर की साइड पे इस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली लेयर हटती नहीं है, उसके ऊपर ही चिपकी रहती है। इससे क्या होएगा, जो अंदर वाला जो पोर्शन है एल्यूमिनियम का वो एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तो अंदर वाली जो मेटल है वो ख़राब नहीं होगी, वो यूं की यूं रहेगी। लेकिन आयरन के साथ में क्या होता है, जो रस्टिंग उस पर लग जाती है वो रस्टिंग गिर जाती है, मतलब उसको अंदर से ही खाना शुरू कर देती है, मेटल को अटैक करती है मेटल पे, और आयरन है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसको कैसे ऐसे मेथड होंगे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें, कैसे रोकें इसको, तो बाय पेंट कर सकते हैं, बाय ग्रीजिंग या ऑयलिंग कर सकते हैं, या बाय गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है। गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉटिंग सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, कि उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं जिससे वो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं रस्टिंग से। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स विच हैव बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मीन्स जैसे कोई भी चीज़ें, हमने सब्जी बनाई, सब्जी को फ्रिज में नहीं रखा तो बाहर रख दिया समर में, तो क्या होएगा, वो सब्जी सुबह तक ख़राब हो जाती है, स्मेल हो जाती है उसके अंदर। इसी तरीके से फ्रूट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्मेल हो जाती है उनके अंदर, अचार है, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इस चीज़ को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसको हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें, वैक्यूम पैकिंग कर दें। वैक्यूम पैकिंग जैसे जो हम चिप्स लेके आते हैं मार्केट से या कुरकुरे लेके आते हैं मार्केट से, उसके अंदर हवा भरी होती है। ठीक है, वो नाइट्रोजन होती है कि उसमें रिप्लेस कर देते हैं एयर को बाय नाइट्रोजन, या वैक्यूम पैकिंग उसमें से हवा को ही बाहर निकाल देते हैं जिससे वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। या जो हमारा फूड है, स्टफ़ है, खाने की जो चीज़ें होती हैं उसको हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो भी चीज़ों को हम
ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे असाइनमेंट, इसी से रिलेटेड असाइनमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना।